I'm Dr. Salma Abdul Sattar, Assistant Professor in Political Science, JT Art Science Commerce College for Women, Malegaon. This is presentation for TYBA Politics G3, Unit 6. The title of unit is Phule Ambedkarism and the subtitle is Dr. B.R. Ambedkar's Views on Democracy, and this is the part second. Dear students, in part second we will see Dr. Ambedkar's views on democracy. Ambedkar was totally committed to the annihilation of caste system. जैसा कि हम देख रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जो है बहुत ही ज़्यादा कमिटेड थे कास्ट सिस्टम को उसका खात्मा करने के लिए। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके मुताबिक कास्ट सिस्टम इज़ नॉट मेयरली ए डिवीजन ऑफ लेबर बट ए डिवीजन ऑफ लेबरर्स। उनके मुताबिक कास्ट सिस्टम जो है ना सिर्फ जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर है बल्कि जो है लेबर्स को भी डिवीजन करता है। इट इज़ हायरार्की in which the division of laborers is graded one above other। ये जो है हम देखेंगे कि कास्ट सिस्टम जो है वह हायरार्की है, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। वहाँ पर जो है डिवीजन है लेबरर्स का, मजदूरों की तकसीम है और उसको ग्रेडेड किया गया है। अपर ग्रेड के लेबरर, लोअर लेवल के ग्रेड के लेबरर, और जो है हम देखेंगे कि उनकी ग्रेडिंग की बिना पे जो है इस हायरार्की में लोगों को डिवाइड किया गया है। दिस डिवीजन ऑफ लेबर इज बेस्ड ऑन नाइदर नेचुरल एप्टीट्यूड नॉर चॉइस ऑफ इंडिविजुअल कंसर्न। और ये जो हायरार्किकल बेसिस पे डिवीजन ऑफ लेबर किया गया है, इसकी बुनियाद जो है वो नेचुरल एप्टीट्यूड नहीं रखी गई है और ना ही चॉइस दी गई है इंडिविजुअल को जो इससे जुड़े हुए हैं कि भाई आप किस ग्रेड पे रहना चाहते हो, बल्कि उनकी जो है डिवीजन ऑफ लेबर जो है कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ caste। The caste system prevents common activity and by preventing it, कास्ट सिस्टम जो है वो प्रिवेंट करता है कॉमन एक्टिविटी को। और जो है हम देखेंगे कि इसी प्रिवेंटिंग की वजह से कास्ट सिस्टम जो है लोगों को मिलजुल के काम करने के लिए तरगीब नहीं देता है, बल्कि छूत छात का निज़ाम कायम है, ये ऊंची ज़ात का, ये नीची ज़ात का, और इस बिना पे लोग कॉमन एक्टिविटी अंजाम नहीं देते हैं। It has prevented the Hindus from becoming a society with unified life। और ये जो है वो रोकता है हिंदूज को कि वो बना सकें एक समाज को, एक यूनिफाइड लाइफ, एक मुत्तहिद जिंदगी को जो है आगे बढ़ाने में ये हिंदू कम्युनिटी के लोगों को रोकता है। एंड ए कॉन्शियसनेस ऑफ इट्स ओन बीइंग, और जो है लोगों के अंदर ये बाखबरी, ये होशमंदी लाने के लिए, ये बेदारी लाने के लिए कि ये सारे लोग अपने ही हैं, हम सब एक हैं, ऐसी फीलिंग जो है वो लाने से ये रोकता है कास्ट सिस्टम जो है समाज में। अम्बेडकर्स ग्रेट विजन enjoined the abolition of casteism in every shape and form। अम्बेडकर का जो विजन था, जो नज़रिया था, वो इंजॉइन करके हम देखेंगे कि अंबेडकर का ग्रेट विजन उसको ज्वाइन करें अगर एबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, तो हर शेप और फॉर्म में अंबेडकर चाहते थे कि मुझे कास्ट सिस्टम नहीं चाहिए। सिंस ही वाज अपोज्ड टू ऑल डिवाइसिव फोर्सेस, साथ ही साथ जो है शुरू से ही वो बहुत ज़्यादा मुखालफत करते थे उन तमाम जो है डिवाइसिव फोर्सेस की जो कि समाज को मुख्तलिफ डिवीजन में बांटते हैं। एंड एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द इम्पल्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, और उनका मकसद ये था कि जो है मजबूत तरीन करें, ताकत जो है तक़वियत पहुँचाएँ उन तमाम जो है चीज़ों को जो नेशनल इंटीग्रेशन, कौमी अखुवत और भाईचारगी को जो बढ़ावा देती हैं, ऐसी सारी चीज़ों को वो फेवर करते थे। ही वॉज नॉट मेयरली ए लर्नेड मैन, ना सिर्फ वो एक काबिल पढ़े लिखे इंसान थे बट ऑल्सो एन इंटेलेक्चुअल, बल्कि एक दानिश्वर भी थे। हु सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द डिग्निटी एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया से गरीब तरीन लोगों को अपलिफ्ट करना, ऊंचा उठाना, उसका रुतबा बुलंद करना, उसकी डिग्निटी, उसकी अजमत, शान और शौकत के लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था। हिज एम वाज नॉट कम्युनल, उनका मकसद जो है वो तासुब और फिरका वाराना नहीं था,
एंड नॉट लिमिटेड टू पर्सनल बेनिफिट। ना ही वो महदूद था कि उनका ज़ाती फ़ायदा जो है सिर्फ हो, बट इट वॉज इसेंशियली सोशल एंड ह्यूमन, बल्कि इब्तदाई तौर पे उनका समाजी और इंसानी जो है जज्बा था, जो कि उनको समाज के लिए कुछ करने के लिए उकसाता था। और रिलेटेड टू ऑल हु सफर्ड फ्रॉम स्लेवरी, इनजस्टिस, tyranny एंड एक्सप्लॉयटेशन। और उनका ये जो मकसद था, ये जो काम करना चाहते थे वो रिलेटेड था उन तमाम लोगों से जो कि सफर्ड थे, मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे थे। किससे? तो गुलामी से, नाइंसाफ़ी से, ज़ुल्म जबर से और इस्तेसाल से। ऐसे तमाम लोगों की फलाह व बहबूद के लिए ये अम्बेडकर काम कर रहे थे। डॉक्टर अम्बेडकर्स प्रिंसिपल वाज नॉट टू फाइट अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन्स। डॉक्टर अम्बेडकर के जो प्रिंसिपल्स थे वो ये नहीं थे कि हम जो है लड़ाई झगड़ा करें किसी एक खास पर्टिकुलर पर्सन से, हु क्रिएटेड ए फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन फॉर हिम एंड हिज फेलो सफरर्स। जिसने के क्रिएट किया हुआ है, वो पर्सन जिसने के क्रिएट किया है ऐसी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन को, ऐसी मायूसी के हालात को, ना सिर्फ अम्बेडकर के लिए बल्कि अम्बेडकर के जैसे उसके फॉलोअर्स जो थे, फेलो सफरर्स थे, जो मुश्किलात बरसों से बर्दाश्त कर रहे थे, उन तमाम लोगों के लिए फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन जो क्रिएट करने वाला बंदा था उसके खिलाफ उनकी लड़ाई नहीं थी। बिकॉज द कॉज ऑफ द सिचुएशन वॉज नॉट दिस पर्सन, क्योंकि जो है वजह जो है इस हालत की वो ये लोग नहीं थे जिन्होंने इस सिचुएशन को पैदा किया, बट बल्कि द सोशल फिलॉसफी, समाजी फलसफा था, विच सपोर्टेड ए सोशल सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। ये समाजी फलसफा था जो कि सपोर्ट कर रहा था, हिमायत कर रहा था एक ऐसे गैर जो है मसावी समाज की, ऐसे समाज के जो है लोगों से, उसकी फिलॉसफी से उनको जो है अपोज था, वो उनसे फाइट जो है कर रहे थे। हिज लॉन्ग रेंज रिस्पॉन्स वाज ए डायरेक्ट अटैक अगेंस्ट द रूट कॉज। उनका जो है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग रेंज रिस्पॉन्स जो था वो किस पर था? वो डायरेक्ट अटैक कर रहे थे कि जो मेन फसाद की जड़ क्या है, कौन सी मेन वजह है कि जिसकी वजह से समाज में इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन फैला हुआ है, वो उसको ख़त्म करना चाहते थे, जड़ से बुराई को ख़त्म करना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर बिलीव्ड दैट इन डेमोक्रेसी रिवोल्यूशनरी चेंजेस in the economic and social life of the people are brought about without bloodshed। डॉक्टर अंबेडकर का यकीन था कि डेमोक्रेसी में रिवोल्यूशनरी चेंजेस आएंगे, इनकलाबी तब्दीलियां आएंगी, समाजी माशी लाइफ में लोगों के चेंजेस आएंगे, पर बगैर खून बहाए, विदाउट ब्लड शेड रिवोल्यूशन आएंगे और हम लाएंगे, ऐसा अंबेडकर का बिलीफ था और इस पे वो काम भी कर रहे थे। द कंडीशंस फॉर दैट आर एज फॉलोज। अब हम देखेंगे कि बगैर खून का बहाए समाज में इनकलाब कैसे आएगा, डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन कैसे आएगा। तो उसके लिए बहुत सारी शराइत जो अम्बेडकर ने बताई थी। तो सबसे पहला है, पॉइंट नंबर 1 दिखता है कि देयर शुड नॉट बी ग्लेरिंग इनइक्वालिटी इन सोसाइटी दैट इज प्रिविलेज फॉर वन क्लास। यहाँ पे हम देखेंगे कि समाज में जो है इनइक्वालिटी को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी की वजह से एक ही जो है क्लास समाज के उसको प्रिविलेज मिलता है, मौका मिलता है आगे बढ़ने का। तो अदम मसावत या इनइक्वालिटी को बढ़ावा कभी भी नहीं देंगे। साथ ही साथ दूसरा जो है हम देखेंगे द एग्जिस्टेंस ऑफ एन अपोजिशन। मुखालफत जो है अगर उसका वजूद कायम रहेगा तो समाज में तब्दीली नहीं आएगी, डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन नहीं आएगा। तीसरी शर्त उन्होंने जो बताई, इक्वालिटी इन लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या चाहते थे वो? कि लॉ में जो इक्वालिटी चाहते थे, मीन्स लॉ के सामने ऑल आर इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों में जो है लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन में वो इक्वालिटी चाहते थे, ताकि रिवोल्यूशन डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन आ सके समाज में। साथ ही साथ डेमोक्रेसी के ताल्लुक से वो कहते थे कि नंबर 4 है ऑब्जर्वेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी।
कि हम लोग मुशाहिदा करें, दस्तूरी तौर पे जो अखलाकी बातें हैं उसको समाज में अप्लाई करने की हम कोशिश करें। पांचवा कंडीशन जो है वो बताते हैं, नो टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी। अक्सरियत में आने वाली पार्टी का कोई जुल्म जबर ना रहे तभी जमहूरियत कामयाब हो सकती थी, ऐसा अंबेडकर का कहना था। पॉइंट नंबर 6 दिखता है, मॉरल ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी। समाज में वो अखलाकी तरतीब चाहते थे, यानी अखलाकी तौर पे समाज को सुधारना चाहते थे। एंड लास्ट पॉइंट दिखता है, पब्लिक कॉन्शियंस। अवामी तौर पे अवाम का ज़मीर, आवाम जो है अपने ज़मीर की आवाज़ पर जो है वो सही काम करे, गलत और बुराई को बढ़ावा ना दे। तो ये आखिरी कंडीशन उनकी थी फॉर डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन, और डेमोक्रेसी लाना चाहते थे। एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब एड्रेस कर रहे थे दस्तूर साज असेंबली को, ही सजेस्टेड सर्टेन डिवाइसेस इसेंशियल टू मेंटेन डेमोक्रेसी। उन्होंने बहुत सारे जो है डिवाइसेस जो है जो कि लाजमी हैं डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए, उन्होंने उसको जो है मशवरा दिया। तो पहला जो है डिवाइस जो कि डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए है, तो पॉइंट नंबर 1 है कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, दस्तूरी तरीका। दस्तूरी तरीके पे अगर हम चलेंगे तो डेमोक्रेसी को मेंटेन रख सकेंगे, ऐसा अंबेडकर का कहना था। दूसरा पॉइंट है कि नॉट टू ले लिबर्टीज एट द फीट ऑफ ए ग्रेट मैन। हम लोग जो है अपनी आज़ादी को किसी अजीम आदमी के कदमों में जो है रख के नहीं पाना चाहते। हम अपनी लिबर्टी चाहते हैं पर सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ। कोई किसी आदमी के कदमों में झुक के हमको आज़ादी, लिबर्टी किसी सूरत मंजूर नहीं। तीसरा पॉइंट है, मेक ए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ए सोशल डेमोक्रेसी। जमहूरियत उसी वक्त कायम रह सकती है जब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बजाय सोशल डेमोक्रेसी जो है वो लाई जाए समाज में। साथ ही साथ हम देखेंगे कि अंबेडकर जो है वो आगे जो है कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर फर्मली बिलीव दैट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट सक्सीड विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। डॉक्टर अंबेडकर का फर्मली जो है मुकम्मल अकीदा था कि पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है वो उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती है जब तक कि उसके साथ सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ना लाई जाए, तब तक। इन हिज टॉक गिवन ऑन द वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉइस ऑफ अमेरिका को जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने जो है ही आर्ग्यूड दैट, उन्होंने बहस की कि डेमोक्रेसी कुड नॉट बी इक्वेटेड विथ आइदर रिपब्लिक और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी को आप नहीं कर सकते हो मसावी रिपब्लिक और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, बल्कि रिपब्लिक और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलग चीज़ है। डेमोक्रेसी उसके बराबर नहीं हो सकती है, डेमोक्रेसी उससे बढ़ के कहीं ऊंची चीज़ है। द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी ले नॉट इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री और अदरवाइज। जमहूरियत की जड़ें जो है वो नहीं पाई जाती हैं किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, चाहे वो पार्लियामेंट्री हो या उसके अलावा, बल्कि डेमोक्रेसी इज़ ए मॉडल ऑफ एसोसिएटेड लिविंग। बल्कि डेमोक्रेसी एक मॉडल है कि जिससे जुड़ के हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी आर टू बी सर्च्ड इन सोशल रिलेशनशिप। जमहूरियत की जड़ें जो हैं वो उसको हम पा सकते हैं समाजी रिश्तों में, इन टर्म्स ऑफ द एसोसिएटेड लाइफ। और जो है हम अपनी ज़िंदगी को उसको जोड़ सकते हैं बिटवीन द पीपल हु फॉर्म द सोसाइटी, उन लोगों के साथ जो कि समाज की तश्कील देते हैं। यानी हम देखेंगे कि ओवरऑल डेमोक्रेसी को बहुत अजीम चीज़ बता रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर। और साथ ही साथ क्रिटिकल एम्पावरमेंट विल इल्यूड द दलित बहुजन। अभी हम यहाँ पे देखेंगे दलित बहुजन जो है उनके ताल्लुक से यहाँ बात कही गई है। डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी हमने फिनिश किया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फुले और अंबेडकर की जो आइडियोलॉजी है, फुले अंबेडकरिज्म,
की आइडियोलॉजी, तो उसको रिन्यू करने की ज़रूरत आज है। आज वक्त के हिसाब से हम सबको बदलना पड़ेगा। फुले अम्बेडकरिज्म की आइडियोलॉजी को लाना पड़ेगी। जो उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई है उसको अमल में लाना पड़ेगा। तो ख़ास तौर से दलित बहुजन जो है उनको क्रिटिकल एम्पावरमेंट जो है वो इल्यूट कर दी है। अनलेस दे रिकंस्ट्रक्ट द इमांसिपेटर आइडियोलॉजी ऑफ फुले एंड अम्बेडकर, जब तक के वो दोबारा से तामीर नहीं कर सकेंगे उस निजात दिलाने वाली आइडियोलॉजी को जो फुले और अंबेडकर ने बताई थी, तब तक दलित बहुजन को फलने फूलने का मौका नहीं मिलेगा और उनको जो क्रिटिकल एम्पावरमेंट दी जा रही है वो कभी कायम नहीं हो सकती। सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी जब से मिली है, इंडिया हैज़ बीन ए डेमोक्रेसी with a constitutional mandate to build an inclusive egalitarian society। हिंदुस्तान जब से एक जमहूरियत है यहाँ पर, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, और इसका दस्तूरी जो है बेस यहाँ पर हमको दिखता है, और इसको बिल्ड किया गया है एक इंक्लूसिव इगैलिटेरियन सोसाइटी, यानी कि ऐसा समाज जिसमें हर तबके को शामिल रखा जाए, चाहे वो अपर कास्ट का हो कि लोअर कास्ट का हो, सबको साथ में ले चलने की बात यहाँ पे बताई गई। बट इंडिया ऑल्सो हैज़ ए मिलेनिया ओल्ड कल्चर ऑफ कास्ट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। पर इंडिया हम देखेंगे तो इसका जो है ओल्ड कल्चर ऑफ कास्ट और इसके कॉन्सिक्वेंसेस वो हमको जो है आज भी दिख रहे हैं, और हम देख रहे हैं एविडेंस सजेस्ट डैट, और जो है बहुत सारे सबूत भी जो है हमको ये मशवरा दे रहे हैं कि द मोस्ट स्टबर्न gene of India's social DNA is the hierarchical ethos of caste and Brahminism। और जो है हम देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न जिन जो है इंडिया के सोशल डीएनए, यानी हिंदुस्तानी समाज का अगर हम डीएनए देखें तो उसमें मोस्ट स्टबर्न जिन जो है वो दिखती है कि हायरार्किकल इथोस हैं कास्टिज्म के और ब्राह्मणिज्म के, यानी टॉप टू बॉटम हिंदुस्तानी समाज का अगर हम डीएनए निकालें तो ये इसकी जिन्स में ही शामिल है कि लोगों को जात पात की बुनियाद पे बांटना, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है और ये शूद्र है। तो ये शुरू से ही चला आ रहा है। इट इज़ इन दिस सेंस that Ambedkar in a 1948 speech to Constituent Assembly had described democracy in India। और ये इसी मानों में जो है अगर हम देखें तो 1948 में जब दस्तूर साज असेंबली में अंबेडकर ने अपनी स्पीच दी थी और डेमोक्रेसी को बयान किया था हिंदुस्तान में, तो उन्होंने डेमोक्रेसी के ताल्लुक से कहा था कि ओनली ए टॉप ड्रेसिंग ऑन एन इंडियन सॉइल विच इज़ एसेंशियली अनडेमोक्रेटिक। उन्होंने कहा था कि टॉप ड्रेसिंग तो इंडियन डेमोक्रेसी को लगा दी गई, इंडियन सॉइल उसके ऊपर लगा दी गई, लेकिन इब्तदाई तौर पे, इसेंशियली तौर पे, लाजमी तौर पे हम देखेंगे तो ये डेमोक्रेसी जो है अनडेमोक्रेटिक ही है, गैर जमहूरी ही है, क्योंकि सोशल डेमोक्रेसी तो यहाँ पे कायम नहीं हुई है। कास्ट इज ए सिस्टम ऑफ ग्रेडेड इन इक्वालिटी एंड ग्रेडेड एक्सप्लॉयटेशन। कास्टिज्म में जो है हम देखेंगे तो हमको दिखता है ग्रेडेड इनइक्वालिटी है, और जो है लोगों के साथ जो है गैर मसावी जो है फ़र्क किया जाता है। साथ ही साथ जो है हम देखेंगे ग्रेडेड एक्सप्लॉयटेशन, बहुत ज़्यादा इस्तेसाल भी होता है लोगों का। नॉट जस्ट ए सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन, ना सिर्फ जो है ये जो है इनइक्वालिटी का और एक्सप्लॉयटेशन का सिस्टम है, बल्कि यहाँ पे इनइक्वालिटी जो है दर्जाती सतह पे होती है कि ये अपर कास्ट का इसके साथ मत करो और ये लोअर कास्ट का इसके साथ जो है इनइक्वालिटी करो। तो ऐसी ग्रेडेड इनइक्वालिटी भी होती है और ग्रेडेड एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। इट एम्बॉडीज ए बिल्ट इन मैकेनिज्म, और ये हम देखेंगे कि बिल्ट इन मैकेनिज्म है यहाँ पर टू पुश पीपल टुवर्ड्स ए स्टेटस रिडन, कि लोगों को पुश करता है, ढकेलता है एक स्टेटस की तरफ। स्टेटस रिडन यानी जो है लोगों को अलग अलग स्टेटस कर दिए कि ये अपर कास्ट के हैं, ये लोअर कास्ट के हैं, ये मिडल कास्ट के हैं। इस तरह से हायरार्किकल जो है बेसिस की गई
or hierarchic downgrading, and this process results in a systematic dehumanization of people at the lower rungs. लोअर लेवल पे जो लोग हैं उनके साथ फिर डीह्यूमनाइजेशन जो है सिस्टमेटिक प्रोसेस किया जाता है, और ये हायरार्किकल बेसिस पे, ये स्टेटस की बुनियाद पे, ये समाज में क्लास की बुनियाद पे जो फ़र्क किया जा रहा है, तो आज लोग जो है वो डीह्यूमनाइज हो रहे हैं और लोगों को बेइज्जत किया जाता है मनसूबाबंद तरीके से। मैनी कास्ट अमंग ए सिंगल क्लास, एक तबके में बहुत सारी जात के लोग हैं, ऑक्युपाइंग सिमिलर पोजीशन, जो कि पाए हुए हैं एक ही सिमिलर पोजीशन पे विद इन द डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर उनका है, एक पोजीशन पे भी है, लेकिन एक ही सिंगल क्लास में बहुत सारी अलग अलग कास्ट हैं। फ्रैगमेंट लोग जो है तो वो इंतशार लोगों के बीच में है, लोग जुड़े हुए नहीं हैं बल्कि टूट गए हैं, बिखर गए हैं। एंड डिवाइड दैट क्लास, और उस क्लास को उन्होंने डिवाइड किया है, मेकिंग एनी यूनिटी इम्पॉसिबल, और इस क्लास में किसी भी टाइप के इत्तेहाद को कायम करना नामुमकिन सी बात हो जाती है, इत्तेहाद कायम हो ही नहीं सकता है। साथ ही साथ हम देखेंगे with scriptural sanctions and social indoctrination, अगर हम देखें तो स्क्रिप्चर के हिसाब से अगर सैंक्शन दिया जाए, मंजूरी दी जाए, या समाजी एतबार से इंडॉक्ट्रिनेशन किया जाए, समाजी सतह पे जो है दस्तावेज बनाए जाए, ग्रेडेड हायरार्की गारंटीज, और ये जो दर्जाती बुनियाद पे टॉप टू बॉटम जो समाज को बांटा गया है, ये गारंटी देती है द परपिचुएशन ऑफ द हायरार्किकल सिस्टम, ये हायरार्किकल सिस्टम को और ज़्यादा मजबूती जो है मुहैया करती है, एंड प्रिवेंट्स, और जो है रोकती है द राइज ऑफ यूनाइटेड सोशल डिसकंटेंट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट एंड क्लास, और जो है यूनिटी, इत्तेहाद, समाज में जो है डिसकंटेंट, जो बेचैनी फैली हुई है उसको जो है तो ये रोकती है, उसको बढ़ावा नहीं देने देती है। और फिर हम देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट एंड क्लास होता है, यानी ओवरऑल हम देखें कि समाजी सतह पे हम कितना भी काम कर लें, लेकिन ये फ़र्क ख़त्म होने वाला नहीं जब तक कि उस क्लास के लोग, उस कास्ट के लोग खुद से ये सारी चीज़ें ना छोड़ दें। अभी हम देखेंगे 10 द मोस्ट ग्लैरिंग कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ दलित बहुजन्स इज द सेम थिंग दैट दे शेयर, कास्ट क्लास डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो द थिंग दैट डिवाइड्स देम। अभी हम देखेंगे कि जो द मोस्ट ग्लेयरिंग कॉन्ट्रडिक्शन है दलित बहुजन्स का, वो एक ही चीज़ है, ये दलित बहुजन्स जो है दे आर शेयरिंग द सेम थिंग दैट के उनकी कास्ट है, उनकी क्लास भी है, और उनकी ही कास्ट में वो अपने कास्ट के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, और उनकी ही क्लास है और उनकी क्लास में अपनी क्लास के लोगों को वो डिस्क्रिमिनेट भी करते हैं, और यही चीज़ है जो उनको डिवाइड करती है दूसरे लोगों से, और ये जो है डिवीज़न वो चलता ही रहता है। तो यहाँ पे हम देखें कि दलित बहुजन्स को अपना ये कास्ट और क्लास डिस्क्रिमिनेशन खुद से ही छोड़ना पड़ेगा, उनकी हालत कोई सुधारने के लिए नहीं आएगा, उनको अपनी हालत खुद सुधारनी पड़ेगी, अपनी हालत को सुधारने के वो खुद ही जिम्मेदार हैं। अगर वो जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक समाज में तब्दीली नहीं आएगी। तो आखिर में हम यही कहेंगे, इट्स राइट टाइम टू रिन्यू फुले अम्बेडकरिज्म, बिकॉज इट इज़ द नीड ऑफ द टाइम, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, वो हम सब ने करना चाहिए, पर्टिकुलरली दलित बहुजन्स ने। तो यहाँ पे हमारा ये यूनिट कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम देंगे। थैंक यू वेरी मच।